आपको किसी बंदे से मिलके उसी समय डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ये एजेंट बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, या ये बनना चाह रहा है, नहीं बनना चाह रहा। अच्छा, अगर मैं इसको मोल्ड करूँ, क्या ये दोबारा बन पाएगा, या अभी इसके दिमाग में कुछ डाउट्स हैं, इसकी क्वालिफिकेशन कैसी है, बदलते समय के साथ साथ ये काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जरूरी नहीं कि आप हर बार सही हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप तो ये एक चीज सवाल मेरा ये भी था, जैसे आपने भी बीच में बताया कि डिजिटलाइजेशन का काफी युग आ गया है और अब ऐप के थ्रू भी लोग पॉलिसीज ले सकते हैं। तो काफी लोग हमसे ये पूछते हैं कि इसके अंदर फिर डीओ का तो एक तरह से नुकसान भी हो रहा है कि वो जो चीज उसके थ्रू जाती थी अब वो डायरेक्ट आदमी खुद ही ऐप के थ्रू कर लेगा। हाँ, ऐसा इनिशियली लग सकता है, और जो कि हम्म। मतलब बहुत ऑब्वियस है, लेकिन कभी कभी जो चीजें बहुत ऑब्वियस होती है ना, वो होती नहीं है। जैसे हम्म। इंश्योरेंस का नेचर क्या है, हम्म। आप इंश्योरेंस का नेचर ही अपने आप में ऐसा है कि आप बिना किसी को समझाए इंश्योरेंस लेते नहीं। आप हम्म। खुद को ही देख लीजिए जनरली कि हम्म। आप कितने इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए आप खुद से गए, आपने कितने हम्म। इंश्योरेंस प्रोडक्ट परचेज किए। जबकि हम्म। जरूरी है, इंश्योरेंस ऐसा नहीं है कि हर प्रोडक्ट जरूरी नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस अपने आप में जरूरी हम्म। है। तो मुझे लगता है कि इंश्योरेंस हमेशा ऐसी चीज रहेगी जो कि बिना मिडिल मैन के नहीं बिकेगी। अब वो हम्म। मिडिल मैन एजेंट हो, वो मिडिल मैन आपका पॉलिसी बाजार जैसे ब्रोकर्स हो, या फिर वो बैंक इंश्योरेंस, कोई ना हम्म। कोई चैनल तो जरूर रहेगा जो कि इंसान हम्म। को इंश्योरेंस के लिए बताएगा, जागरूक करेगा। उसका टैगलाइन ही है ना कि बीमा आग्रह की विषय वस्तु, हम्म। इंश्योरेंस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। तो आप इंसान को वैसे इंटरमीडियरी के बिना ये काम नहीं हो सकता। दूसरा, क्लेम भी ऐसी चीज है जहाँ पे विद एक्सपीरियंस मुझे समझ में आता है कि जैसे हम आजकल बात करते हैं कि इंश्योरेंस बहुत सस्ता हो गया, टर्म इंश्योरेंस है, ये सब चीजें हैं। क्योंकि मैं इस सेक्टर में काम कर रहा हूँ, बहुत लोगों की मैंने हेल्प की है क्लेम दिलवाने में, तो मुझे पता लगता है कि पॉलिसीज लेना तो आसान है, पर किसी क्लेम करवाना पॉलिसी की, मुश्किल है। किसी इंश्योरेंस कंपनी की अग्नि परीक्षा तभी होती है जब हम्म। उसका क्लेम मिलने की बारी आती है। और हम्म। क्लेम भी हम लोग सिर्फ सेटलमेंट रेशियो के हिसाब से देख लेते हैं। क्लेम हम्म। सेटलमेंट रेशियो अपने आप में इनफ नहीं है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो बस इतना बताता है कि जो सारे क्लेम्स आए हैं जिनका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, तो उन हम्म। क्लेम्स में से कितने क्लेम्स को सेटल कर, हम्म। ये क्लियर हो गया। अब आपके पास जो क्लेम्स आए हैं 100, अगर 100 में से आपके 100 का डॉक्यूमेंटेशन पूरा है, आपने उसमें से 98 क्लेम सेटल करते हैं, तो आपका रेशियो 98। हम्म। लेकिन जो कंपनीज की, कई सारी कंपनीज है, बिना नाम लिए मैं को बोलूंगा कि उनकी वर्किंग मैंने देखी है, वो आपका कागजों के नाम पे, फॉर्मेलिटीज के नाम पे आपको अननेसेसरली हैरेस करते हैं। आपका आज ये डॉक्यूमेंट नहीं है, कल वो डॉक्यूमेंट नहीं है। मैंने तो ये तक सुना है कि कई सारी प्राइवेट कंपनीज है, वो टर्म इंश्योरेंस में सेटलमेंट करती हैं कि 40 लाख का इंश्योरेंस है तो 20 लाख ले लो, 18 लाख में सेटल कर लो। और जनरली आदमी लिटिगेशन में नहीं जा पाता है। खुद मैंने दो अपनी पॉलिसीज के लिए, एक बैंक से मैंने लोन लिया था, उसका टाई अप था किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो मैंने भी वहां से पॉलिसी परचेज करी। जब मुझे 4 साल 5 साल बाद मेरा लोन पूरा हो गया, मैं पॉलिसी सरेंडर कराने गया, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे आईआरडी और ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट करनी डालनी पड़ी, तब जाके मुझे सरेंडर का पैसा मिला, जो कि 40-50 थाउजेंड। अच्छा। तो ये सारी चीजें जो है, इससे मैं श्योर हूँ कि बिना इंटरमीडियरी के कभी भी इंश्योरेंस का बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो ये तो हमेशा क्वेश्चन में रहेगा। पर ये रीजन है कि आप ऑनलाइन में, देखिए, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, आप भी नहीं है, या कोई भी आज की डेट पे जो आदमी मार्केट में रह रहा है, वो इतना बेवकूफ नहीं है कि उसको कोई चीज अगर सस्ती मिल रही है तो वो एक जगह जाके वही चीज महंगी खरीदे। आपको, अगर आप किसी एजेंट से पॉलिसी परचेज करते हैं, आपको 10,000 उसके लिए पे करना पड़ेगा। वहीं आप ऑनलाइन जाके उस पॉलिसी को 6,000 7,000 में मैं खरीद लेते हैं। तो सीधी सी बात है कि आप उसे ऑनलाइन जाके परचेज करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ आ रहा है, आप उस इंटरमीडियरी को या उस एजेंट को क्यों पॉलिसी का एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं। उसके दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि प्रोडक्ट वो आपको सजेस्ट करे। देखिए, आप इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि मैं हर किसी फील्ड का एक्सपर्ट बन। आप मान लीजिए कि किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते हैं, मैं भी उसकी जानकारी इकट्ठा कर सकता हूँ, यूट्यूब है, बाकी चैनल्स हैं, कई सारे नोन लोग हैं। लेकिन वो करने में मुझे कितना टाइम, अगर मुझे गाड़ी परचेज करनी है 6 महीने, तो मैं रिसर्च नहीं करूंगा ना कि वो आपका फोर स्टेज सिलेंडर, सॉरी, इंजन क्या होता है, इसका ये टॉर्क क्या है, फलाना क्या है, इसका स्टीयरिंग का क्या 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 रूल रहता है, इसमें गाड़ी की जो आपकी ये क्रैश रेटिंग है वो कैसी है। कोई एक्सपर्ट मिल जाएगा, मेरे लिए वो काम आसान हो जाएगा।
हाँ भैया ये चीज आप गाड़ी लो, इसमें आपका इनका रेटिंग ऐसी मिली है, इस गाड़ी के टायर्स ऐसे हैं, इसका इस तरह के टायरन के लिए ये गाड़ी परफेक्ट रहेगी, इसका माइलेज ऐसा रहेगा, जो भी है चीजें, अगर कोई उस फील्ड का मुझे बंदा मिलेगा तो वो मुझे ज्यादा बेटर चीजें बता पाएगा, कम समय में बता पाएगा। ज्यादातर पॉलिसीज वो बिकती हैं जो एजेंट्स बेचना चाहता है, रादर देन जो इंसान को जरूरत है। तो ओके। आप देखिए, मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेचने में आऊँ, आपको थोड़ी पता है कि कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, मैं आपको जो बताऊंगा आप वो खरीदेंगे। तो इंटरमीडियरी का तो इतना ज्यादा रोल है। इंश्योरेंस भी क्योंकि एक तरह का लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं। अगर आप सही बंदे से प्लान परचेज करेंगे तो आपको वो प्लान मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए, और दूसरा वो बंदा आपके क्लेम में या बाकी चीजों में भी हेल्प करेगा। तो इंटरमीडियरी का रोल इंश्योरेंस में बहुत ज्यादा है, और इसलिए मुझे लगता है कि ये चैनल कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी आने वाले समय में। जितनी ज्यादा कंपनीज आएंगी उतने ज्यादा कंफ्यूजन होंगे, उतना उतना ज्यादा लोगों को और क्लैरिटी की जरूरत पड़ेगी। पहले आदमी कंफ्यूज नहीं होता था, मारुति एकमात्र कंपनी थी, जाता था कार खरीद लेता था। आज मुझे कोई कार खरीदनी है तो मुझे मार्केट में 10 तरह की कंपनीज हैं, फिर कंफ्यूज हो जाता हूँ लेने में। आई टाइम गया हूँ और लेके पता चल रहा मैं कोई दूसरी गाड़ी उठा के लाया हूँ। तो ये चीज क्यों है, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन होने के साथ साथ कंफ्यूजन भी तो क्रिएट। तो इंटरमीडिएट का रूल रहेगा, नहीं खत्म, मुझे ऐसा लगता है। सर मेरे आखिरी दो सवाल और थे आपसे, जिसमें पहला सवाल तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंसेंटिव्स क्या रहते हैं और थोड़ी इनकी कैलकुलेशन कुछ समराइज वे में अगर आप समझा सकें इजीली, क्योंकि पूरा तो डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे हमारी कॉस्ट पे रहते हैं ज्यादा। देखिए, हम्म। एक सर्टेन कॉस्ट होती है जो जो अलग अलग जगह ज्योग्राफिकल एरियाज के हिसाब से हम्म। डीओस के लिए प्रेस्क्राइब होती है। हम्म। अगर वो प्लेन्स की ब्रांचेज है, मतलब पहाड़ी ब्रांचेस को छोड़ दिया जाए, तो उसमें 21% कॉस्ट होनी चाहिए, उससे नीचे। और अगर पहाड़ी ब्रांचेस हैं तो वो 22% कॉस्ट जो है वो प्रेस्क्राइब नॉर्म है। तो 22% कॉस्ट का मतलब होता है कि जितनी सैलरी आपको एनुअली मिल रही है, डिवाइडेड बाई आपने जो बिजनेस दिया है साल भर में, मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर आपने आपको 5 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, आपने 10 लाख रुपए, आपने 20 लाख रुपए एलआईसी को दिया है, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख ओके। मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आपकी कितनी आ जाएगी कॉस्ट? 25। 25%, ठीक है। 25%। हाँ, 25% आ जाएगी। तो हम्म। 25% कॉस्ट अगर आपकी है तो ये प्रेस्क्राइब रेशियो से ऊपर है। ओके। अब उसमें भी ऐसा नहीं है कि जैसे ज्यादातर लोग कहते हैं कि जीडीओ की जॉब में, जो आपका टर्मिनेशन वाला क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है। देखिए, प्रोबेशन टाइम पे जरूर आपने क्लियर करना पड़ेगा कंफर्म होने के लिए, क्योंकि प्रोबेशन तो किसी भी जॉब में होता ही इस बेसिस पे है कि प्रोबेशन में आप कंफर्म एम्प्लॉय होते नहीं। भले आप एज अ पीओ आप या किसी भी क्लरिकल जॉब में आप जाते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाते हैं, तो विद इन प्रोबेशन आपको असेस किया जाता है कंपनी द्वारा या फिर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कि आप इस काम को करने के लिए योग्य हैं या नहीं है, आप अपनी चीजों को सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपका आचरण कैसा है। तो ये सब चीजें आपकी चेक की जाती है। सेम वे पे जब यहाँ पे भी प्रोबेशन पीरियड होता है, क्योंकि अब ये डेस्क जॉब तो है नहीं, आपके अच्छे आचरण या फिर आपका अच्छा ड्राफ्टिंग स्किल्स के बेस पे तो आपका कंफर्मेशन नहीं हो सकता इसमें। आपका कंफर्मेशन होगा जो आपको टारगेट्स दिए गए आप उन्हें मीट कर पाते हैं नहीं कर पाते। वंस यू मीट योर टारगेट, आप अपने टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं, तो उसके बाद आप कंफर्म एम्प्लॉय हो जाते हैं। जब आप कंफर्म हो जाते हैं तो एलआईसी में जो एडीओज हैं उनके लिए एक आपका स्पेशल रूल्स लागू होते हैं, जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स, तो अलग से उसके लिए उनके एक स्पेशल रूल्स बने हुए हैं। उसमें बहुत लंबा चौड़ा चार्ट है कि आपका डिसइंसेंटिव के चार्ट क्या है, इंसेंटिव के चार्ट क्या है। अगर आप कम कॉस्ट पे जाते हैं, मान लीजिए मैं मेरे को 5 लाख रुपए सैलरी मिल रही है और मैंने 1 करोड़ का बिजनेस दे दिया, ठीक है, तो अब मेरी कॉस्ट जो होगी वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, तो अब मेरा इंसेंटिव जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अगर मैंने 5 लाख, मुझे 5 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, मैंने 10 लाख का बिजनेस दिया है, तो मेरी कॉस्ट 50% चली गई है, बड़ी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब मेरा डिसइंसेंटिव वाला चार्ज, अब डिसइंसेंटिव भी जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी कॉस्ट में अलग अलग बैंड्स बने हुए हैं। अगर 22 से लेके 32 तक आपकी रहती है फर्स्ट ओकेजन पे, तो आपके लिए अलग तरह का डिसइंसेंटिव है। 22 से ऊपर रहेगी तो अलग डिसइंसेंटिव है। सॉरी, 32 से ऊपर रहेगी आपका 45 तक, तो अलग डिसइंसेंटिव है। 45 से ऊपर और ज्यादा जाएगी तो फिर अलग तरह का डिसइंसेंटिव है। नीचे जाएगी तो उसी तरह के इंसेंटिव्स है। तो ये सारा कॉस्ट के ऊपर काम रहता है आपका। ज्यादातर लोग जो है वो प्रेस्क्राइब कॉस्ट में काम करके भी अपनी नौकरी करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 22% कॉस्ट के आसपास ही मीट करता हूँ, तो ठीक है, मेरे इंक्रीमेंट लगते रह रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से अपनी चीजों को कर रहा हूँ। मेरे को और ज्यादा मैं एम्बिशियस हूँ, मुझे लगता है कि हाँ यार काम तो अच्छा हो रहा है, 22 से काम नहीं चलता,
और नीचे ले जाते हैं कॉस्ट को, और कम करते हैं कॉस्ट, थोड़ा बिजनेस बढ़ाते हैं। तो फिर मेरे को इंसेंटिव जनरेट होना शुरू होंगे। अब जेब में पैसा आएगा तो अच्छा लगेगा ना, बुरा तो लगेगा। तो और वो मोटिवेट भी करेगा आपको, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि हाँ, आपका किया हुआ काम आपको तुरंत फायदा दे रहा है। ऐसे ही डिमोटिवेशन कब आता है, जब कॉस्ट ऊपर जाने लग गई। एंड ऐसा नहीं है कि तुरंत टर्मिनेशन होगा, टर्मिनेशन इतनी इजीली होता नहीं है। मैं आपको बताऊं कि टर्मिनेट आप होना भी चाहेंगे ना तो भी हो पाए, एक बार आप कंफर्म हो गए तो इतनी इजीली टर्मिनेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि जॉब में बिल्कुल ही कम निकाला और धक्के मार के निकाल दिया। बाकी कंपनीज का नहीं बोल सकता हूँ, एलआईसी गवर्नमेंट कंपनी है, तो यहाँ पे पूरा रूल्स है, हमारी यूनियन होती है, वो आपको सेफ गार्ड करती है। उसके लिए आपका प्रॉपर टाइम दिया जाता है, प्रॉपर काउंसलिंग भी होती है, आप यूनियन से मदद ले सकते हैं। और अल्टीमेटली देखिए, आपको बहुत लंबा समय मिलता है। अगर 3 साल में भी कोई आदमी अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहा है कि हाँ, मैं 2 एजेंट भी नहीं बना रहा हूँ, मैं बिजनेस बिल्कुल नहीं दे पा रहा हूँ। और मेरा बहुत बार लोगों से कहना ऐसा है कि देखिए, मैं खुद को भी उसी बेस पे असेस करता हूँ जिस पे मैं दूसरों को करता हूँ। मान लीजिए मेरी ब्रांच में 4 डीओज हैं, 4 डीओज में से मैं देख रहा हूँ कि यार एक आदमी तो है जो वो 10 लाख रुपए इंसेंटिव कमा रहा है, ठीक है, वो साल भर में उसके एजेंट सब मिला के 1000 पॉलिसीज कर। अच्छा, यहीं पर मेरे पास एक्सक्यूजेस हैं कि भैया मार्केट में तो काम ही नहीं है, पॉलिसीज तो बहुत ज्यादा बिक गई हैं, एजेंट सब कोई बनते नहीं है, और काम मेरा आ नहीं पा रहा है। देखिए, स्पेशली मेरे लिए तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारी अपॉर्चुनिटीज खराब, मतलब सारी सिचुएशंस खराब या तो होंगी, तो ओवरऑल सभी के लिए होंगी। एलआईसी में मतलब पूरा इंश्योरेंस सेक्टर ही बैठ जाना चाहिए इंडिया के अंदर। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, कोई ना कोई काम कर रहा है, तो इसका मतलब मेरी मोडस ऑपरेंडी जो है वो सही है, और मैं सही से काम नहीं कर। तो जो जॉब है उसके साथ न्याय करना जरूरी है, वो अपने साथ न्याय करना जरूरी है मुझे लगता है। क्योंकि आप फिर ना अपने अपने कैरेक्टर को ऊंचा या नीचा करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं क्योंकि बहुत बार मुझे जो आप कह रहे हैं कि नेगेटिव रिमार्क्स आते हैं, मुझे भी बहुत बार लोग मिलते हैं, अच्छा डीओ की जॉब तो परमानेंट नहीं होती। मैं उनको बताना भी ज्यादा जरूरी नहीं समझता हूँ कि वो परमानेंट होती या नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि इनके दिमाग में ये फैक्टर कहाँ से आया कि डीओ की जॉब तो ऐसा नहीं होता, डीओ की जॉब ऐसा नहीं होता। जो बंदा फेल होके गया ना, वो फेलियर को प्रोपेगेट करे, वो उसी का प्रचार करे। जो सक्सेसफुल है वो सक्सेस का प्रचार करेगा। अगर आप सचिन को सुनेंगे, अगर आप विराट को सुनेंगे, तो इनके पॉजिटिव रिमार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आप एक शराबी की बात सुनेंगे तो आपको फिर दुनिया में दुखी दुख मिलेगा कि उसने मेरे लिए वो नहीं किया, उसने फलाना नहीं किया, इसलिए मैं शराब। तो डिपेंड करता है कि सक्सेसफुल आदमी से आपको वो चीज सीखने को मिलेगी जो उसने किया है, उसने जो सीखा है। तो अगर बाकी लोग कर पा रहे हैं और मैं नहीं कर, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि मैं कहाँ पर लैग कर। और सिर्फ यहीं तक बात नहीं है कि मैं ये जॉब कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ओवरऑल जॉब आप इसलिए कर रहे होते हो क्योंकि आपको एक अच्छी लिविंग चाहिए, आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। तो आपका अगर यही एटीट्यूड रहेगा तो आप बाकी जगह पे भी नहीं कर। मैंने लोगों को क्लरिकल जॉब में भी टाइम पास करते हुए देखा है, मैंने उनको बस फिक्स रूटीन काम करते हुए देखा है। तो ऐसे काम नहीं चलता है ना, आपने कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना ही पड़ेगा, और वो आज के दौर में बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही आप कोई भी काम कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो तो भी आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा, आप जॉब कर रहे हैं तो भी आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा, आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं आपको उस पर भी होना पड़ेगा, उस पर और ज्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि इतने कंटेंट्स हैं। आपका कंटेंट क्या, कैसे डिफरेंट है, कैसे लोगों को अपनी तरफ अपील कर रहा है, अपीलिंग कैसे बने। तो सारी चीजें इसी पे डिपेंड करती है। इसीलिए एक सक्सेसफुल आदमी सारे काम सक्सेसफुली कर लेता है। उसका रीजन ये है कि उसे की समझ में आ गई है कि किसी चीज में इनपुट क्या होना चाहिए। तो धीरे धीरे अपनी जॉब्स को लेके भी जब मुझे चीजें समझ में आई, हाँ, शुरू में नहीं आई, तो जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, 2-4 साल ऐसा लगा कि हाँ बहुत इजीली हो जाएगा। जैसे फेलियर्स को हम लोग वेलकम नहीं करते हैं, हम लोग सक्सेस को बहुत ज्यादा वेलकम करते हैं, हम लोग उसके लिए बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। और हम लोग पहली चीज दिमाग में ये लेके जाते हैं कि मैं ये करूंगा और ये क्लिक कर जाएगा। जब वो क्लिक नहीं करता है, तो जो रिस्पॉन्सेज है, क्या मैं उसे एब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ। जब मैं उसे सही से एब्जॉर्ब कर लूंगा तो फिर मैं आगे का काम करूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं 2020 में जब ये मार्केट क्रैश हुआ, तो शेयर बाजार की तरफ मैं भागा। मुझे लगा ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने के लिए। अच्छा, लेकिन पहला चीज हमारे दिमाग में क्या रहती है, मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है कि वो प्रॉफिट के लिए मार्केट में जाते हैं, ना कि लर्निंग। अगर कोई आदमी लर्निंग के लिए गया होगा तो वो शुरुआती लॉस से वो घबराएगा नहीं, और शुरुआती प्रॉफिट उसे ऐसा भी नहीं करेंगे कि ज्यादा ही मोटिवेट कर दिया और उसने बहुत बड़ी पूंजी लगा दी। वो नॉर्मल रहेगा, उसको समझ में वो सीखने के पर्पज से जा रहा है। जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के पर्पज से जा रहा है वो लॉस करके ही आएगा।
तो सेम वे हम्म पे जब हम फील्ड पे निकलते हैं, मुझे 10 लोगों से, देखिए इंश्योरेंस का नेचर ही ऐसा है कि मुझे 10 लोगों से मिलना पड़ेगा। हम्म उसमें से कुछ लोग नेगेटिव भी होंगे, उसमें से कुछ लोग हम्म पॉजिटिव भी। मैंने हम्म ऐसे भी लोग देखे हैं जो कहते हैं कि बैंक में तो पैसा रखना ही नहीं चाहिए, सिर्फ हम्म मार्केट में लगाना चाहिए। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कहते हैं कि मार्केट में तो बिल्कुल पैसा नहीं लगाना चाहिए, सारा पैसा उठा के बैंक में डाल देना चाहिए। कुछ लोग हम्म कहते हैं आरडी आरडी करनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि यार इंश्योरेंस से बेटर तो कोई चीज ही नहीं है, इंश्योरेंस ही इंश्योरेंस करना चाहिए। तो मैं एक आदमी से, मेरी एक दिन बात भी हुई, मैंने उससे बोला कि अगर डॉक्टर आपको, कोई किसी डॉक्टर ने आपको सलाह दी कि सेब भी बहुत अच्छे होते हैं, आपसे रोटी सब्जी दाल चावल सैलेड सब छोड़ दो और सेब ही सेब खाओ, इसमें से hमेशा होता है। हम्म मैंने कहा जब वो अप्रोच आप वहां फॉलो नहीं करते हो तो फिर लाइफ में कैसे करते हो? हम्म सारा चीज है डाइवर्सिफिकेशन का। आप भले ही देखिए, आदमी का इंश्योरेंस का पर्पज अलग है, आरडी का पर्पज अलग है, एसआईपी का पर्पज अलग है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का रीजन अलग है, सारी चीजों का पर्पज अलग है। जब आप एक अपना हेल्दी डाइट की तरह आप अपना एक हेल्दी पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो उस पर इंश्योरेंस भी होगा, उस पर एसआईपी भी होगी, उसमें आपके बाकी एसेट्स भी होंगे। तो हम्म एक हेल्दी थिंकिंग का अंतर है, वो फिर जॉब हम्म में हो या बाकी चीजों में। मुझे लगता है हम्म कि जॉब अच्छी है, टर्मिनेशन वाला कोई ऐसा रीजन नहीं है। हाँ, हम्म लेकिन फिर से मैं कहूंगा, वही आप बहुत क्लैरिटी के साथ इस जॉब में आइए। डेस्क हम्म जॉब वाले खासकर जिनको बहुत फिक्स टाइम की जॉब चाहिए और ज्यादा हम्म उनको ऐसा बहुत डायनेमिज्म नहीं चाहिए जॉब में, तो उनके हम्म हिसाब से उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। हम्म डायनेमिक जॉब है, जिनको चैलेंजेस चाहिए, जिनको फन चाहिए लाइफ में, जिनको घूमना पसंद है, जिनको नए लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद है, जिनको थोड़ा हम्म सा लाइफ में कुछ और भी करना है। एक बार आप हम्म एस्टेब्लिश हो गए तो आप बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। हम्म उनके लिए जॉब अच्छी है, चैलेंजिंग। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि क्योंकि नेगेटिविटी ज्यादा है, आपने खुद ने बोला कि एडीओ को लेके काफी लोग नेगेटिव बोलते हैं। तो इसके अंदर मेरा ये सवाल है कि क्या एडीओ डबल एओ बनता है? जहां तक मुझे लगता है कि जब वो डबल एओ बनने की पोजीशन पे आता होगा तो वो अपने आप इतना स्टेब्लिश हो जाता होगा कि वो डबल एओ क्यों ही बनेगा फिर। आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि तो वो आप मुझे थोड़ा सा एडीओ समझा दो, क्योंकि मुझे जितनी जानकारी उतना मैंने अपने हिसाब से बताया है। एडीओ डबल ओ कार्डर में जाता है, बेसिकली वो डबल ओ बनता नहीं है। एलआईसी में ओके। दो विंग्स हैं, एक तो हाँ। मार्केटिंग विंग है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग। ओके। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव विंग से आए तो उसमें तीन तरीके से बेसिकली आपका रिक्रूटमेंट होता था। पहले आरसी, जिसको रिकॉर्ड क्लर्क, हम्म रिकॉर्ड क्लर्क मतलब क्लर्क से भी एक ग्रेड नीचे आप हम्म हो सकते हैं, क्योंकि हम्म रिकॉर्ड कीपिंग का काम करते हैं। अब हम्म शायद आरसी रिक्रूट नहीं होते हैं, अब डायरेक्टली असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट होता है। हम्म असिस्टेंट में से आप उसके बाद एचजीए बनेंगे, हायर हायर ग्रेड असिस्टेंट, उच्च हम्म श्रेणी सहायक जिसे बोला जाता है। हम्म एचजीए के बाद फिर आप डबल बन जाते हैं। अगर कोई लाइसेंस शीट एसोसिएट और फेलो के एग्जाम क्लियर कर लेता है तो फिर वो 5 साल के अंदर फास्ट ट्रैक से आपका डबल भी बन सकता है। अगर हमारे कार्डो में से देखें, डीओज में से, तो मेरे ख्याल से मिनिमम 5 या 6 साल की सर्विस होती है। उसमें अगर कॉस्ट कम है जिनकी, तो वो 5 साल के बाद भी एबीएम, वो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के लिए एलिजिबल। वो कार्डर तो डबल ही होगा, लेकिन पोस्ट जो होगी वो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर की होगी। उसमें एलआईसी नई गाड़ी भी देती है, एबीएम की रैंक से आपका और भी पर्क्स वगैरह कुछ ऐड हो जाते हैं। तो अच्छा। वो सारा हर विद इन 5 ईयर्स आपको एक नई गाड़ी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो वो हम्म सारे पर्क्स तो वहां पे रहते ही हैं। लेकिन हम्म जनरली देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि फिर वो जॉब का प्रोफाइल चेंज हो जाता है। मान लीजिए मैं आज डीओ हूँ, मैं प्रमोट होके एबीएम बनता हूँ, एबीएमएस बनता हूँ। हाँ तो अब हाँ। क्या होगा, देखिए मेरे वर्किंग आवर्स फिक्स हो जाएंगे कि मुझे इतने से हम्म। लेके इतने तक करना आपका है चीजें। अटेंडेंस का जो रहेगा वो आपको जाना ही पड़ेगा उस टाइम पे सुबह। जाने पड़ेगा, फ्रीडम कम हो जाएगी। फ्रीडम कम हो जाएगी। फिर हर हम्म 2 साल 3 साल में मुझे ट्रांसफर लेना ही होगा, है ना? हम्म फिर ऑप्शन नहीं है। जैसे बैंक में भी सेम चीज है। आज जब कई लोग क्लैरिकल में अपना जॉब पूरा कर लेते हैं, आपको लगता है कि हाँ हम्म क्लैरिकल की पोस्ट पहले अच्छी है, मुझे जितना लाइफ में चाहिए मेरे को मिल जा रहा है यहाँ से, तो मुझे हम्म ऑफिसर बनने का कोई ऐसा फायदा है नहीं। तो लोग हम्म अपने होम टाउन में एज ए क्लर्क या अपने आसपास के एरियाज में काट लेते हैं। डिपेंड हम्म करता है आपकी लाइफ से एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं। यहाँ भी जैसे मैं अपना प्रोफाइल देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आगे वाले आने वाले समय में देखूँ तो मैं डीओ की जॉब में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो मुझे हम्म लगता है कि एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर ही मैं यहाँ पे रहना चाहूंगा। मैं अपने होम टाउन पे हूँ, हम्म लोगों से मिल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, जान पहचान बढ़ रही है ना? तो अच्छा है, ऐसे मजा आ रहा है बहुत घूमने बहुत घूमने में। बहुत कम ही डीओ होते होंगे जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर को ऑप्ट करते होंगे, क्योंकि जो एक बार डीओ में इतना टाइम निकाल लेगा उसको फिर वो प्रोफाइल ही ज्यादा सूट करेगी। काम के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें ना दोनों चीजें हैं। आप ये सारा स्पेकुलेशन का खेल है। हम्म स्पेकुलेशन इसलिए कह रहा हूँ कि फ्यूचर को देखते थे। जैसे कई सारे लोग हैं जैसे जो इस ओपिनियन के हैं कि फ्यूचर में तो
या टाइट चैनल कम हो जाएंगे, मतलब आपका इंश्योरेंस तो लोग ऑनलाइन ही परचेज करेंगे, हमसे क्यों कोई परचेज करेगा। तो अच्छा। अगर कोई उस वाले ओपिनियन का आदमी है, तो वो तो हम्म। सोचेगा कि हाँ यार, एक काम करते हैं ना कि प्रमोट ही हो जाता है फिर, क्योंकि हम्म। यहाँ तो डीओ की जॉब तो सेल्स वाली है। अब हम्म। इसमें अगर फ्यूचर में एजेंसी कम हो जाएंगे, लोग ऑनलाइन ही परचेज कर रहे होंगे, तो फिर हमारा क्या स्कोप रह जाएगा। तो उस हम्म। केस में यहाँ से निकल जाता है। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये स्कोप कभी खत्म नहीं होगा। हम्म। तो पर्सनली मुझे सेल्स फोर्स ज्यादा अच्छी लगती है। हालांकि हम्म। मैं इस ओपिनियन में था नहीं, पर मैं हम्म। धीरे धीरे थ्रू आउट द टाइम ऐसा रहा कि मुझे ये जॉब ज्यादा पसंद थी। हम्म। आपने एक सीरीज देखी होगी, शायद वेस्टवर्ल्ड करके एक एक हम्म। आपका एक सीरीज शुरू हुई थी। तो हम्म। उसमें जो बेसिकली उसका विलन होता है, विलन इन द सेंस की जो उसका वैसे लीड कैरेक्टर है नेगेटिव सेंस में, वो स्टार्टिंग में बहुत सीधा बंदा बन के आया होता है, और वही बाद में एक्चुअल में जो पूरा मतलब प्ले रहता है, तो उसका सेंट्रल कैरेक्टर बनता है। तो हम्म। धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होता रहता है, आप हम्म। समझते जाते हैं जो आपको, कई बार तो मुझे लगता है कि यही एक्सपीरियंस होता है जो आपको थ्रू आउट द टाइम जॉब करने के साथ आता है, जो आपको कोई नहीं सिखा सकता, कोई नहीं सिखा है ना। सकता। और आप डिसाइड फिर जाके डिसाइड करते हैं कि नहीं, मुझे ये चीज ऐसे कर। कई बार हम्म। मैं अपने एजेंट से भी बोलता हूँ कि मुझे 10 साल 8 साल समझने में लगा कि जॉब का नेचर ये है। स्टार्टिंग हम्म। में तो मैं भी इसको बिल्कुल और जॉब्स की तरह लेता था ना, कि नहीं यार, वो डब्ल्यू तो ऐसा कर रहा है, या डब्ल्यू बोलता डीओ तो ऐसा कर रहा है। वो हम्म। चीज कंपैरिजन से नहीं हो सकता है सॉर्ट ऑफ, क्योंकि हम्म। उसका जॉब का नेचर अलग है, मेरा जॉब का नेचर बिल्कुल अलग है। तो वो अपना 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 जॉब का नेचर अगर आप समझ जाए, तो फिर आप उसके हिसाब से उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, उसके साथ आप हम्म। न्याय कर सकते हैं। इस तरह से हम्म। अपने साथ भी आप करें। तो हम्म। मुझे जो मेरा भी पर्पस था, जो मेरे कजिन ने मुझसे बोला था, मेरे भाई ने मुझसे बोला था कि अ, आप इंटरव्यू दोगे तब, मैंने कहा हाँ मैं दूंगा। मेरा रीजन भी ये था कि बहुत सारे लोग जो इस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, मतलब इस जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो हम्म। क्लैरिटी के साथ आए कि ये जॉब हम्म। अलग तरह की चीजें आपसे डिमांड करती है, आपको हम्म। मिलेगा बहुत कुछ। हम्म। इस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि अगर हम्म। आप इस जॉब में आपने इसको समझते हुए कर लिया, तो आपको हम्म। वो सब मिलेगा जो आपको और जॉब में मिल भी नहीं सकता। तो आप हम्म। सोच भी नहीं सकते हैं, पैसा भी है, हम्म। फ्रीडम है, और आपका मतलब एक्सट्रोवर्ट आदमी के लिए तो घूमने का इतना ऑप्शन है कि आप रोज नई हम्म। नई जगह पे जाकर रुक सकते हैं, और हम्म। रोज नए नए लोगों से मिल सकते हैं, तो बहुत मजा आ सकता है। डिपेंड हम्म। करता है कि नेचर कैसा है, और मैं हम्म। उसको कितना ज्यादा एक्सेप्ट करता हूँ चीजों को। हम्म। तो तो बहुत बहुत प्रतीक जी, ये धन्यवाद दीप जी आपका। काफी मजा आया थैंक आपसे बात करके मुझे, और ये चीज काफी अच्छी लगी, क्योंकि काफी जब मैं भी तैयारी करता था और जब मेरी जॉब लगी, तो उस वक्त मुझे समझ आया कि जितनी मेहनत किसी एग्जाम को निकालने में लगती है, उससे ज्यादा मेहनत किसी जॉब को समझने में लगती है, क्योंकि बाहर से सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखता है। तो वो कहते हैं ना, वो एक कहावत है कि घास हमेशा दूसरी तरफ हरी दिखती है अपने को। तो यू। या तो दूसरे की थाली का बात अच्छा लगता है, ऐसा भी बोलते ज्यादा अच्छा लगता है। तो किसी भी चीज हैं। में जब हम अंदर घुसते हैं, तो हमें समझ में आता है कि सच्चाई क्या है किसी चीज की। तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं आप अपने करियर के पथ पे और आगे बढ़ें, नए नए मुकाम पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इंटरव्यू दिया। थैंक यू प्रतीक जी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ऐसा मुझे लगा कि शायद मैं आपको जानता हूँ। इस लेवल का कंफर्ट था। और हम्म। अच्छा एक प्लेटफॉर्म, आपने जिस तरह का जो आप काम कर रहे हैं, उससे बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे जो नए लड़के हैं, उनको, बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, और वो हम्म। सही करियर डायरेक्शन में जा पाएंगे, क्योंकि हम्म। स्टार्टिंग से ही डायरेक्शन चूज करना आधी सक्सेस गारंटी आपका कर देता है कि बिल्कुल। आपने फालतू के एफर्ट्स नहीं करते, आपकी क्लैरिटी है चीजों को लेके, तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। क्लैरिटी नहीं है हम्म। तो फिर आप परेशान हैं। हम्म। तो आपका एफर्ट बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल है, हम्म। बहुत ज्यादा प्रशंसनीय, सराहनीय है। और हम्म। आप भी अपने एंडेवर में सक्सेसफुल रहे, हम्म। और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू प्रतीक जी। धन्यवाद सर।